फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, हमने डिस्क्राइब किया था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन के वे में या अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। हमने देखा था कि ऐसे मोशंस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। हमने अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया है कि इसके कॉजेस क्या है या किसकी वजह से ये मोशन होते हैं, या कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से मोशन होते हैं, किस तरह से या कैसे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है चेंज होती है टाइम के हिसाब से, क्या सारे मोशंस जो है उन्हें ज़रूरत होती है किसी कॉज की, अगर हाँ तो किस टाइप के या नेचर ऑफ कॉज कैसे होंगे। तो इस चैप्टर में हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये जो सारी क्यूरोसिटीज़ हैं हमें ये सारे क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे सेंचुरीज पहले, या कह सकते हैं काफी सेंचुरीज पहले, जो प्रॉब्लम थी मोशन की और उसके कॉजेस की, वो बहुत ही पजल्ड थी साइंटिस्ट के सामने, फिलोसोफर्स के सामने। बॉल अगर ग्राउंड के ऊपर है, जब हम स्मॉल हिट उसे देते हैं तो वो फॉरएवर के लिए मूव नहीं होती, कुछ समय के लिए वो हिलती है, अपनी जगह से हटती है, लेकिन हमेशा के लिए वो मूव होते रहती है क्या? नहीं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करते थे कि रेस्ट जो है एक नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट की, और ये रिमेन होता है द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली और इसैक न्यूटन जो है उन्होंने डेवलप किया था एंटायरली डिफरेंट अप्रोच इस मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में हमें एक ट्रॉली है जो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में जहां हम उसे पुश कर रहे हैं, मतलब वो बॉय जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रॉली जो है वो मूव हो रही है, वेल ड्रॉवर जो है वो पुल किया जा रहा है। वेल थर्ड वाले में हमें हॉकी स्टिक जो है वो हिट कर रही है बॉल को या फॉरवर्ड तरफ मूव कर रही है। पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट्स की चेंज करता है उसका स्टेट ऑफ मोशन को। हमारी एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ एफर्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, या स्टॉप करने के लिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को। हम ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करते हैं कि मस्कुलर एफर्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है, या मस्कुलर एफर्ट हम लगाते हैं और कह सकते हैं कि हमें पुश या हिट या पुल करने के लिए ऑब्जेक्ट को, या उसके चेंज करने के लिए, उसके मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें मस्कुलर एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो है वो बेस्ड होता है पुश, हिट और पुल के ऊपर। अब हम देखते हैं, जैसे लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। फोर्स के बारे में देखें तो क्या चीज है ये। इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट द फोर्स। आप क्या टेस्ट कर चुके हैं, कैसा होता है टेस्ट में, आप फील कर सकते हैं या मतलब फेल्ट कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं फोर्स को। हम ऑलवेज उसे सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं उसके इफेक्ट को फोर्स के, और ये ओनली एक्सप्लेन हो सकता है बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन when the force is applied to an object। ये तभी होगा जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश, पुल या हिट किया है और उसके साथ क्या हुआ है, उससे आप बता सकते हैं कि उसके ऊपर किस तरह से फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ है। पुशिंग के थ्रू, हिटिंग के थ्रू या पुलिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट को हम बता सकते हैं। ऑल वेज जो है ये ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए है। ये मूव होते हैं बिकॉज हम फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है। हमारी स्टडीज के हिसाब से अर्लियर क्लासेस में जैसे हमने देखा, तो हम फैमिलियर हैं कुछ फैक्ट से जो फोर्स को शो करता है, जो यूज किया जाता है इन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। और चेंज अगर हमको करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो भी हम फोर्स का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है शेप और साइज को भी ऑब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पे ए और बी हमें डायग्राम दी है, जिसमें ए में हमें एक स्प्रिंग दिया है जो एक्सपांड होता है जब हम एप्लीकेशन करते हैं फोर्स की उसके ऊपर, या फोर्स अप्लाई करते हैं। वेल सेकंड में स्पेरिकल रबर बॉल है जो ऑब्लॉन्ग हो जाती है जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स उसके ऊपर। अब हम देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। फिगर 9.3 में हमें शो किया जा रहा है वुडन ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। दो स्ट्रिंग्स एक्स और वाई टाइट किए गए हैं दो अपोजिट फेसेस में, दो अपोजिट डायरेक्शन में उस ब्लॉक के। और अगर हम अप्लाई करेंगे फोर्स बाय पुलिंग स्ट्रिंग एक्स, अगर स्ट्रिंग एक्स को हम खींचेंगे तो ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू करेगा राइट की तरफ। सिमिलरली अगर हम वाई को पुल करते हैं तो ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव होना शुरू होगा। अगर ब्लॉक जो है वो पुल किया गया बोथ द साइड से, मतलब इक्वल फोर्स दोनों साइड से लगाया गया, तो ब्लॉक क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्स, और ये चेंज नहीं होते स्टेट ऑफ रेस्ट से या मोशन से ऑब्जेक्ट के। Now let us consider a situation which has two opposite forces। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें दो opposite forces हैं different magnitude के pull the block। In case the block would begin to move in the direction of greater force। अब दो अलग अलग फोर्स अप्लाई किए हैं, एक तरफ अलग है एक तरफ अलग है, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उस तरफ क्या होगा, ब्लॉक मूव होने लगेगा। तो ये दो फोर्सेस क्या है, बैलेंस नहीं है।
अनबैलेंस फोर्स है और इसीलिए अनबैलेंस फोर्स के कारण डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव करेगा ग्रेटर फोर्स की तरफ। और ये सजेस्ट करता है कि अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट मतलब एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे मोशन में लाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको मोशन में लाना है किसी ऑब्जेक्ट को तो अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस में तो वो मूव होगा ही नहीं। यहाँ पर एक्स और वाई दिया है, टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वुडन ब्लॉक के ऊपर, ही दिखाया गया है। क्या होगा अगर कुछ चिल्ड्रंस जो है वो ट्राई करने की कोशिश करें टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर, एक रफ फ्लोर के ऊपर वो एक बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो पुश करेंगे उसे बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स के साथ, तो बॉक्स क्या है, मूव नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता रहेगा उसके ऊपर डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। आप जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं उसे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन मूव कर रहा होगा या फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, इसीलिए वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है दो सरफेस पे इन कांटेक्ट, और इस केस में बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स पुशिंग फ्लोर जो है बॉक्स के नीचे का और फ्लोर्स रफ सरफेस, इसके बीच में फ्रिक्शन होने लगता है। ये बैलेंस करता है पुशिंग फोर्स को और इसीलिए बॉक्स जो है वो डज नॉट मूव, मतलब वो मूव नहीं होता। सेकंड में हमें चिल्ड्रन पुश कर रहे हैं बॉक्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करके हार्डर से, पर फिर भी बॉक्स जो है मूव नहीं हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है अभी भी बैलेंस्ड है पुशिंग फोर्स के जितना है, इसलिए अगर चिल्ड्रन पुश करेंगे उस बॉक्स को और ज्यादा हार्ड से तो पुशिंग फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से वो ज्यादा होगा, बॉक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फोर्स कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो क्या होगा अगर हम राइड करेंगे एक बाइसिकल को। अब देखते हम बाइसिकल का एग्जांपल देखने से पहले हमें बॉक्स का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले में आप बहुत ही कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो भी उतना ही, इसलिए बॉक्स मूव नहीं हो रहा। सेकंड में आपने थोड़ा ज्यादा किया लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स भी बिल्कुल उसके बराबर है, इसलिए फिर मूव नहीं हुआ। लेकिन थर्ड में आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो काफी ज्यादा था, फ्रिक्शन के पास इतना फोर्स नहीं था, और वो फोर्स दोनों क्या हो गए, एक आपके बॉक्स का मतलब पुशिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, इसके कारण बॉक्स जो है वो मूव हो गया। एक और एग्जांपल है, जब आप राइड करते हैं बाइसिकल को, जब स्टॉप करते हैं पैडलिंग करना तो बाइसिकल जो है वो स्लो डाउन होना शुरू होती है, और ये अगेन होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग, आप चाहें कि बाइसिकल आपकी मूव होते रहे तो आपको पैडलिंग जो है वो स्टार्ट रखना पड़ेगा, उससे आपको स्टॉप नहीं करना है। और ये अपीयर होता है कि ऑब्जेक्ट मेंटेन करता है उसकी मोशन को अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। जब तक आप अनबैलेंस फोर्स देते रहेंगे, मतलब फ्रिक्शन से अपोजिट, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन जब अनबैलेंस फोर्स होगा, मतलब फ्रिक्शन के फोर्स जितना ही आपका फोर्स अप्लाई होने लगेगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करना बंद कर देगा, और ये क्वाइट इनकरेक्ट है। An object move with a uniform velocity when the force, मतलब pushing force और frictional force जो है act होता है उस object के ऊपर, are balanced and there is no external force on it। ये क्या बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, जब फोर्सेस जैसे पुशिंग या फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पे एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, ये बैलेंस्ड होता है और इसीलिए नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। और अगर इन अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाइड किया जाए ऑब्जेक्ट पे तो वो चेंज हो जाता है आइदर इन द स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसीलिए एक्सेलरेट करने के लिए मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, और चेंज होता है उनकी स्पीड में, या कह दो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कंटिन्यू होता है एज लॉन्ग एज दिस इनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। However, this force is removed completely। अगर इस तरह का फोर्स आप रिमूव कर दें तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू होने लगेगा टू मूव विद द वेलोसिटी हैज एक्वायर्ड टिल देन। जब तक उसके पास वेलोसिटी है, जब तक एक्वायर की गई है, तब तक वो मूव करते रहेगा। अब हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम देखेंगे। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, गैलीलियो ने डिड्यूस किया था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड से जब कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब एक मार्बल रोल डाउन करोगे आप इंक्लाइन प्लेन से तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, आप देखेंगे कि मार्बल फॉल होता है अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट रोल्स डाउन एंड अटेन अ डेफिनाइट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम। ये वेलोसिटी डिक्रीज होती है जब ये क्लाइंब अप करता है, जैसे हमें फिगर में शो किया गया है 9.5 बी में।
और ये शो करता है कि मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन, अगर आप फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर उसको रखते हैं, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखते हैं बोथ साइड से, तो गैलीलियो ने आर्ग्यूड की थी इस बात पे कि जब मार्बल रिलीज किया जाएगा फ्रॉम लेफ्ट, इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड। आपने उसको जिस हाइट से छोड़ा था उतनी ही हाइट से, मतलब वो नीचे जाकर अपोजिट साइड में वापस अप करेगा, गो अप करेगा अपोजिट साइड में उतनी ही हाइट तक। अगर इंक्लिनेशन जो है सॉरी फ्रेंड्स, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन जो है बोथ साइड से इक्वल होगा तो मार्बल जो है वो क्लाइंब अप करेगा सेम डिस्टेंस को जो उसने कवर किया था रोलिंग डाउन होते वक्त। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो राइट साइड प्लेन में होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा तो मार्बल जो है वो ट्रैवल करेगा फर्दर डिस्टेंस को टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट। अगर राइट साइड प्लेन जो है वो अल्टीमेटली हॉरिजेंटली बना होगा, दैट इज द स्लोप इज रिड्यूस टू 0, तो मार्बल जो है वो कंटिन्यू ट्रैवल करेगा फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। कोशिश करते रहेगा कि जिस हाइट से उसे छोड़ा गया था अपोजिट साइड में भी वो उतनी ही हाइट तक पहुंच पाए। और अनबैलेंस फोर्स जो है मार्बल के ऊपर इस केस में वो भी 0 होगा, और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अनबैलेंस फोर्स जो है उसकी जरूरत पड़ती है टू चेंज इन मोशन ऑफ मार्बल, बट नॉट नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो ये बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना कि 0 अनबैलेंस फोर्स कहाँ है या क्यों अप्लाई किया है, कैसे है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसीलिए इन प्रैक्टिस मार्बल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। ऐसे देखें तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद स्टॉप हो जाता है और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाता है बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन, और प्रोवाइड करता है लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन। डायग्राम में हमें दिया गया है जिसमें ए में हमें सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पे उस मार्बल को छोड़ा गया है, डाउनवर्ड मोशन दिखाया गया है, बी में अपवर्ड मोशन दिखाया गया है मार्बल का इंक्लाइन प्लेन में, और सी में डबल इंक्लाइन प्लेन दिया है, मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों मोशंस दिखाए गए हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडिया, उन्होंने बाद में गैलीलियो के आइडिया को और स्टडी किया ऑन फोर्स एंड मोशन और प्रेजेंट किया 3 फंडामेंटल लॉज जो गवर्न करते हैं मोशन को ऑब्जेक्ट के, और ये 3 लॉज जो है इन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता था कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और एन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में रह सकता है जब तक कि कंपेल्ड ना हो चेंज करने के लिए उसके स्टेट को अप्लाइड फोर्स से, मतलब आप किसी फोर्स को अप्लाइड ना करेंगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से या स्टेट ऑफ रेस्ट से हिल नहीं सकता। अदर वर्ड्स में बात करें तो सारे ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करते हैं चेंज को उनके स्टेट ऑफ मोशन में। क्वालिटेटिव वे की बात करें, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। मतलब क्वालिटेटिव वे में जो टेंडेंसी होती है एक अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की वो स्टे रह सके या रह सके रेस्ट पोजीशन में या फिर मूविंग पोजीशन में सेम वेलोसिटी के साथ, उसे इनर्शिया कहते हैं। और दिस इज व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारे आसपास आते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं मोटर कार को, वो एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। जब वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाई अ ब्रेक फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। हम जब तक बैठे हुए हैं गाड़ी में हम एक कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मूविंग स्टेट में है, रिमेन एट रेस्ट ही कह सकते हैं जब तक कि उस पर कोई ब्रेक अप्लाई ना हो। ब्रेक अप्लाई होगा तो हमें एक जर्क लगेगा, उसके पहले तक हम एक ही मोशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक से कार स्लो डाउन होगी पर हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यू होते रहेगी इन सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जो है उसके कारण इंजुरी कॉज हो सकती है हमें। और इसका इम्पैक्ट या कोलिजन जो होता है पैनल्स का इन फ्रंट जो आगे होते हैं उसके कारण भी क्या होता है, जर्क हमें लगता है। सेफ्टी बेल्ट जो है उसकी जरूरत पड़ती है, ये प्रिवेंट करते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स को। सेफ्टी बेल्ट जो है एक्सर्ट करते हैं फोर्स को हमारी बॉडी के ऊपर ताकि वो हमें बॉडी को फॉरवर्ड मोशन में लाएं, स्लोली लेकर आएं
ताकि उसका जर्क या उसका झटका हमें ना लगे। अपोजिट एक्सपीरियंस जो है वो एनकाउंटर्ड होता है जब हम स्टैंड करते हैं बस के अंदर और बस मूव होती है सडनली। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, जैसे ही बस चलने लगती है हम पीछे की तरफ हमें धक्का लगता है, जर्क लगता है, और ये बिकॉज ऑफ सडन स्टार्ट ऑफ बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस। जो बिल्कुल सडन स्टार्ट हुआ है जिसके कारण बस को मोशन मिली है, एज वेल एज हमारे फीट को भी मोशन मिली है, और ये कांटेक्ट में जब आता है फ्लोर के साथ बस भी और हमारे फीट भी, तो हमको एक जर्क पता चलता है। पर रेस्ट में अगर हमारी बॉडी है तो अपोज करती है ये मोशन को बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न ऑन अ हाई स्पीड, जब मोटर कार है एक शार्प टर्न लेती है हाई स्पीड में, तो हम थ्रो होते हैं वन साइड में, एक तरफ हम झुक जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी झुक जाती है। ये अगेन होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया से। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन को। When an unbalanced force is applied by an engine to change the direction of motion of the motor car, मोटर कार की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इंजन के ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया गया है उसके कारण हम स्लिप होते हैं वन साइड में हमारे सीट के, ऑफ द सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी। In fact that the body will remain at rest, और इसके बाद और भी एक फैक्ट है कि बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है जब तक कोई एक्ट नहीं होता उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स। और ये हमें नीचे एग्जांपल दिया है, एक्टिविटी दी है जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। एक्टिविटी देखने से पहले फ्रेंड्स हम गैलीलियो के बारे में हमें कुछ दिया है वो हम पढ़ेंगे। गैलीलियो गैलीलाई ये बॉर्न हुए थे 15 फरवरी 1564 को पीसा इटली में। गैलीलियो उनके चाइल्डहुड से ही बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसॉफी में, और उनके फादर विंसेंजो जो थे गैलीली, वो चाहते थे कि एक मेडिकल डॉक्टर बने, और उनके हिसाब से गैलीलियो के हिसाब से गैलीलियो एनरोल्ड करते हैं अपने आप को, उन्होंने किया मेडिकल डिग्री उन्होंने ली यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से 1581 में, जो उन्होंने कंप्लीट नहीं की क्योंकि उनका रियल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। 1586 में उन्होंने उनकी फर्स्ट साइंटिफिक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिटिल बैलेंस, ला बैलेंसिटा, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था आर्किमिड्स मेथड को फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटीज, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सब्सटेंस यूजिंग बैलेंस। 1589 में उनकी सीरीज ऑफ एसेज डी मोटू ये प्रेजेंट की गई थी। उनकी थेरीज जो थी अबाउट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डेसेंट। 1592 में उन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ इन रिपब्लिक ऑफ वेनिस। यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया था उनका ऑब्जर्वेशन को ऑन द थ्योरी ऑफ मोशन, और उनकी स्टडी के थ्रू, इंक्लाइन प्लेन्स की स्टडी के थ्रू एंड पेंडुलम, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था करेक्ट लॉ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट को, दैट इज द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। ये उनका लॉ था जिसमें उन्होंने बताया था कि डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट मूव हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, कितना टाइम उसे लगा उसके स्क्वायर से। गैलीलियो जो थे एक बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैन भी थे। उन्होंने डेवलप की थी सीरीज ऑफ टेलीस्कोप को जिसके अंदर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, बहुत ही बेटर था वो अदर टेलीस्कोप के कंपैरिजन में जो अवेलेबल थे उस समय में। 1640 में उन्होंने डिजाइन किया था फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, और उनकी बुक जो थी स्टैरी मैसेंजर उनके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के ऊपर उन्होंने बनाई थी या लिखी थी। गैलीलियो ने क्लेम किया था टू हैव सीन माउंटेन्स ऑन द मून। उन्होंने ये कहा था कि मून्स के ऊपर माउंटेन्स है। मिल्की वे जो है वो टाइनी स्टार्स और 4 स्मॉल बॉडीज ऑर्बिटिंग जुपिटर इनसे बना हुआ है। इस बुक के अंदर डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स ऑन द सनस्पॉट ये डिस्क्लोज किए थे उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ सनस्पॉट्स के अंदर। उनके ओन टेलीस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए थे सैटर्न और वेनस के ऊपर। गैलीलियो ने आर्ग्यूड किया था कि सारे के सारे प्लैनेट जो है उनके पास ऑर्बिट है, सन और मस्ट ऑर्बिट द सन, वो सारे के सारे ऑर्बिट करते हैं सन के आसपास, एंड नॉट द अर्थ, पर अर्थ नहीं करती, कॉन्ट्री टू व्हाट वाज बिलीव एट दैट टाइम। उस टाइम पे इस चीज को माना गया था।
अब हमारी एक्टिविटी हम देखते हैं जिसमें हमें एक पाइल बनाना है सिमिलर कैरम कॉइन्स का, जैसे हम कैरम खेलते वक्त लगाते हैं, अरेंज करते हैं इस तरह से, और अटेम्प्ट करना है कि शार्प हॉरिजॉन्टल हिट आपको देना है एट द बॉटम ऑफ द पाइल। सबसे नीचे वाले को आपको उसे एक शार्प हिट देना है स्ट्राइकर के थ्रू। अगर वो हिट आपकी स्ट्रॉन्ग इनफ रहेगी तो बॉटम कॉइन जो है वो मूव हो जाएगा वहां से, और वंस द लोएस्ट कॉइन रिमूव, इनर्शिया जो है अदर कॉइन्स का वो उन्हें गिराने के लिए मजबूर कर देगा वर्टिकली ऑन द table. Only the carom coin at the bottom of the pile is removed when a fast moving carom coin hits it. एक्टिविटी 9.2 में हमें 5 रुपी कॉइन को स्टिफ प्लेइंग कार्ड कवरिंग एक एम्प्टी ग्लास के ऊपर कवर रख के, जैसे हम बोल सकते हैं स्टिफ प्लेइंग कार्ड को आपको रखना है, उसके ऊपर 5 रुपीज का कॉइन रखना है टेबल के ऊपर जैसे शो किया गया आपको। अब आपको उस कार्ड के ऊपर एक शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक देना है आपके फिंगर के थ्रू। अगर आप बहुत फास्ट उसे करते हैं तो आप देखेंगे कार्ड जो है वो शूट अवे हो जाएगा और कॉइन जो है वो वर्टिकली फॉल हो जाएगा ग्लास टम्बलर के अंदर। किसके कारण? इनर्शिया के अंदर, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया जो है कॉइन का वो ट्राई करेगा मेंटेन करने के लिए उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को, इवन व्हेन कार्ड फ्लो ऑफ, मतलब कार्ड उड़ जाएगा उसके बावजूद भी इनर्शिया जो है वो वर्क करता रहेगा उस कॉइन के ऊपर, इसलिए कॉइन जो है वो टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। एक और एक्टिविटी है 9.3, इसमें आपको एक वाटर फील्ड टम्बलर एक ट्रे के अंदर रखना है, होल्ड करना है उस ट्रे को, टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। आप ट्रे को पकड़ के आपको घूमने की कोशिश करना है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो है स्पिल होने लगेगा, पर क्यों? ऑब्जर्व कीजिए कि ग्रूव जो है, ग्रूव प्रोवाइड इन सॉसर फॉर प्लेसिंग अ टी कप है। आप देखते हैं कि जो हमारा सॉसर होता है उसके अंदर बीच का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दबा हुआ बनाते हैं, ताकि हमारा जो कप है वो इजीली उसमें हम प्लेस कर सके, ताकि वो कप को गिरने से बचा सके, या जो टॉपलिंग होता है इन केस ऑफ सडन जार का अगर कभी लगता है तो हमारे कप को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए ग्रूव जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है सॉसर के अंदर। हर सॉसर में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इनर्शिया एंड मास, ऑल एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज जो अभी तक हमने देखी वो इलस्ट्रेट करती है कि रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट पे है तो इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहेगा। अगर वो मूव हो रहा है तो वो मूव ही होते रहेगा, और ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कही जाती है। क्या सारी बॉडीज जो है उनके सेम इनर्शिया होते हैं? हम जानते हैं कि बहुत इजी है टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स दैट अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, है ना। एक एम्प्टी बॉक्स को मूव करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू एक बॉक्स जो फुल ऑफ बुक्स है, भरा हुआ है। सिमिलरली हम किक कर सकते हैं फुटबॉल को, जो फ्लाई होती है, फ्लाई अवे हो जाती है जोर से, पर अगर हम किक करेंगे उतने ही साइज के स्टोन को तो ये हार्डली मूव होगा। दूसरा, ये आपको इंजरी भी कर सकता है आपके फुट में, आपके पैरों में। सिमिलरली एक्टिविटी 9.2 में जो हमें बताया गया था 5 रुपीज कॉइन की बात जो की थी, अगर हम उसकी जगह 1 रुपी कॉइन रखेंगे तो लेसर फोर्स जो उसकी जरूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फोर्स जो जस्ट इनफ होता है टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ द ट्रेन। और ये बिकॉज ऑफ इन कंपैरिजन टू कार, ट्रेन जो है वो मच लेसर टेंडेंसी की होती है टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो है उसका मोर इनर्शिया होता है एज कम्पेयर टू कार। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके वो ऑफर करते हैं लार्जर इनर्शिया को। क्वांटिटेटिवली इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाता है उसके मास से। हम इसीलिए उसे रिलेट कर सकते हैं इनर्शिया को मास से। जैसे इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर किया जाता है उसके इनर्शिया से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने इंडिकेट किया था कि जब अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। We would not, अब हम देखेंगे स्टडी करने के लिए, we would not now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it। किस तरह से acceleration जो है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड होता है कि फोर्स कितना अप्लाई किया है इसके ऊपर और किस तरह से मेजर किया जाता है फोर्स को। रिकाउंट करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस को हमारी एवरीडे लाइफ के। जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम ऑफ टेबल टेनिस जो है वो हम खेलते हैं, अगर बॉल हिट करता है प्लेयर, इट डज नॉट हर्ट हिम, वो उसे हर्ट नहीं करता।
इसी के अपोजिट जब हम फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल से हिट हो जाए या स्पेक्टेटर को लग जाए तो ये हर्ट कर सकता है उसे। ट्रक जो है अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसे रिक्वायर नहीं होगा किसी अटेंशन का जब पार्क किया जाएगा अलॉन्ग रोड साइड, बट मूविंग ट्रक जो है इवन एट अ स्पीड एज लो 5 मीटर पर सेकेंड वो किल कर सकता है एक पर्सन को जो स्टैंड होता है उसके पाथ में या रास्ते में आता है, उसे मार सकता है। तो स्मॉल मास जो है जैसे बुलेट जो है वो भी किल कर सकती है एक पर्सन को जब बहुत ही फास्ट या फायर की जाए गन से। ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करते हैं कि इम्पैक्ट जो है प्रोड्यूस होता है बाय एन ऑब्जेक्ट वो डिपेंड होता है उनके मास और वेलोसिटी पे। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट किया गया तो हम जानते हैं कि ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसे ग्रेटर वेलोसिटी देने के लिए। अदर वर्ड्स में ये अपीयर होगा टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस जो कंबाइन करेगी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को। एक और प्रॉपर्टी है इसे हम मोमेंटम कहते हैं जो इंट्रोड्यूस की गई है न्यूटन के थ्रू। मोमेंटम p जो है ऑब्जेक्ट का वो डिफाइन किया जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी, मतलब उसे हम p इज इक्वल टू mv की तरह लिख सकते हैं। मोमेंटम जो है उसके अंदर बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। SI यूनिट मोमेंटम का जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। सिंस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग करता है चेंज को वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर, और इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ये प्रोड्यूस कर सकता है चेंज ऑफ मोमेंटम को भी। अब हम कंसीडर करते हैं एक सिचुएशन को जिसमें कार है जिसकी बैटरी जो है वो डेड है, वो पुश की जा रही है along a straight road to give a speed of 1 मीटर पर सेकेंड which is sufficient to start its engine। अगर एक से दो पर्सन जो है वो सडन पुश या अनबैलेंस फोर्स उसे देंगे तो हार्डली स्टार्ट होगी, बट कंटिन्यूस पुश अगर हम देंगे उसे कुछ समय के लिए तो इसके कारण ग्रेजुअल एक्सेलरेशन रिजल्ट करेगा कार का और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। It means that change of momentum of car is not only determined by the magnitude of the force, पर टाइम पे भी डिपेंड करता है during which the force is exerted. It may then also be conclude that force जो है वो necessary होता है to change the momentum of an object जो डिपेंड करता है on the time rate at which the momentum is change. Second law of motion बताता है कि rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. सेकेंड लॉ हमें बता रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स कितना किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मास m है, मूव कर रहा है along a straight line with an initial velocity u, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी उसमें v है in time t by application of constant force f throughout the time t। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, p1 is equal to mu and p2 is equal to mv respectively। तो चेंज इन मोमेंटम इज p2 minus p1 that is mv minus mu, that is m हमने कॉमन निकाला है, that is v minus u, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m into v minus u upon t। अप्लाइड फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into v minus u upon t। वेल हमने यहाँ पर k लिया है, k हमारा कांस्टेंट है, km into v minus u upon t that is kma, क्योंकि हम ये क्या लिखेंगे m तो हमारा है ही और v minus u upon t हमारा एक्सेलरेशन है, इसलिए आ गया f is equal to kma। यहाँ पर a हमारा v minus u upon t एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बता रहा है। क्वांटिटी k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। SI यूनिट जो है मास और एक्सेलरेशन का वो kg एंड मीटर पर सेकेंड होता है रिस्पेक्टिवली, और यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो हम चूज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के थ्रू, मतलब k जो है वो 1 हम कंसिडर करेंगे और इसीलिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो डिफाइन किया जाता है अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास, और इसीलिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, और इसीलिए वैल्यू k की क्या होती है 1 होती है। तो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू ma, क्योंकि k की वैल्यू है 1, तो ma इंटू 1 दैट इज ma। यूनिट ऑफ फोर्स है kg मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन जो सिंबल उसका है न्यूटन का वो हम n लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें देता है एक मेथड टू मेजर अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ऑफन देखा जाता है इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। आपने कभी नोटिस किया होगा व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, फील्डर जो है ग्राउंड में ग्रेजुअली पुल करता है अपने हैंड को बैकवर्ड की तरफ जब मूविंग बॉल उसकी तरफ आती है। और ये क्यों करता है? ये करते वक्त फील्डर जो है इंक्रीज करता है उसके टाइम को ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0, और इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल डिक्रीज होता है और इसीलिए इम्पैक्ट जो है कैचिंग का फास्ट मूविंग बॉल का वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर बॉल जो है वो स्टॉप की गई सडनली, उसकी हाई वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी 0 पे तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल का जो है वो लार्ज होगा और इसीलिए लार्ज फोर्स जो है वो अप्लाइड किया जाएगा बाय होल्डिंग द कैच दैट में हर्ट द पाम ऑफ फील्डर, है ना। कैच करते वक्त हाथ में जोर से एक जर्क किया कह सकते हैं, बहुत जोर से हिट हमें हाथ में लगेगी बॉल की। इसलिए हाई जंप जो है हाई जो बॉल है अगर उसकी वेलोसिटी को 0 होने तक का वेट करने के लिए जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को बैकवर्ड मूव करता है। उसी तरह हाई जंप एथलीट जो होते हैं इवेंट के अंदर, एथलीट जो है वो फॉल होते हैं आइदर ऑन कुशन बेड या फिर सैंड बेड के ऊपर। ये बिकॉज इंक्रीज होता है टाइम के अंदर एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, और ये डिक्रीज जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अंदर, और हेंस ये फोर्स अप्लाई यहाँ पे इस तरह से होता है। कैसे कराटे प्लेयर्स जो हैं ब्रेक करते हैं स्लैब को आइस के एक सिंगल ब्लो के थ्रू, ये भी इसी के थ्रू होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं क्रिकेट का एग्जांपल दिया है। फील्डर जो है पुल करता है अपने हैंड को ग्रेजुअली मूविंग बॉल के साथ में, जब होल्ड करता है उसे कैच करने की कोशिश करता है तब, ताकि जो सडन जर्क है वो उसे ना लगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमें दिया है F इज इक्वल टू m है, वाइल a की वैल्यू थी हमारी v माइनस यू अपॉन टी, तो हमारा यहाँ गया F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, हमने t को f के साथ शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। दैट इज जब फोर्स हमारा 0 होगा v हमारा u के इक्वल होगा, इनिशियल और फाइनल सेम होगा, वट एवर द टाइम t इज टेकन। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू मूव होते रहेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब u थ्रू आउट द टाइम t रहेगा, और इफ u जो है वो 0 रहेगा तो v जो है वो भी 0 रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया है कि v इज इक्वल टू u है, दैट इज ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजिशन में रहेगा। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी यहाँ पर देखा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है एग्जाम्पल 9.1 से, जहाँ पर कांस्टेंट फोर्स जो एक्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास है 5 kg, ड्यूरेशन है उसका 2 सेकेंड्स के लिए। अगर वो इंक्रीज होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, और नाउ अगर फोर्स जो है वो अप्लाइड किया गया ड्यूरेशन 5 सेकेंड के लिए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है जिसमें हमें जो गिवन थिंग्स है वो हमें सबसे पहले लिखनी है, जिसमें u 3 मीटर पर सेकेंड, v दैट इज फाइनल 7 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी है ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, m इज इक्वल टू 5 kg। इक्वेशन से हमें मिलेगा f इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को इस रिलेशन के अंदर तो ये हमें देगा f जो है हमारा 5 kg और उसके बाद में v माइनस u की वैल्यू दैट इज 7 माइनस 3 4 मीटर पर सेकेंड आएगा अपॉन 2 सेकेंड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नाउ अगर फोर्स जो है अप्लाइड किया गया ड्यूरेशन 5 सेकेंड के लिए तो t की वैल्यू हम 5 ले लेंगे 2 की जगह पे, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ft अपॉन m। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो हमें v की वैल्यू मिलेगी 13 मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमें कहा गया है कि कितना फोर्स हमें लगेगा या कितना फोर्स जो है रिक्वायर होगा, ग्रेटर फोर्स किस में रिक्वायर होगा अगर एक्सेलरेट करना है आपको 2 kg ऑफ मास को 5 मीटर पर सेकेंड के लिए या फिर 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकेंड के लिए, तो किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा कि जहां पर जो m1 और a1 हमें दिया है, m1 2 kg, a1 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में m2 4 kg, a2 2 मीटर पर सेकेंड, और इसीलिए f इज इक्वल टू ma हमारा फॉर्मूला होता है, तो f1 इज इक्वल टू m1 a1 बाई f2 इज इक्वल टू m2 a2। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो f1 की वैल्यू 10 न्यूटन आई है बाई f2 की वैल्यू 8 न्यूटन आई है, और 10 न्यूटन जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 8 न्यूटन। तो 10 न्यूटन मतलब f1 जो आएगा हमारा उसमें ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड के लिए एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी।
एग्जाम्पल 9.3 में एक मोटर कार है जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ 108 किलोमीटर पर आवर में, और ये कह रहे हैं 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और उसे 4 सेकंड लग रहे हैं स्टॉप होने के लिए जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में कैलकुलेट करना हमें फोर्स को जो एक्सर्ट किया जा रहा है ब्रेक के थ्रू ऑन द मोटर कार। अगर उसका मास जो है पैसेंजर्स के साथ देखा जाए तो 1000 kg है। सोल्यूशन में इनिशियल वेलोसिटी जो है मोटर कार की u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर है, वाइल 108 किलोमीटर को हमने 1000 लिया है क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, वाइल r को हमें सेकंड्स में करना है इसलिए 16 to 60 लिया है, डिवाइड बाय 16 to 60, पर ये कैलकुलेशन हमारा है 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो है मोटर कार की v इज इक्वल टू 0 रहेगी क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल मास जो है मोटर कार का अगर पैसेंजर्स के साथ देखें तो 1000 kg जैसे हमें दिया हुआ है, और टाइम जो लगेगा उसे स्टॉप होने के लिए वो है 4 सेकंड। तो इक्वेशन से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है अप्लाई किया गया बाय ब्रेक F इज mv माइनस u अपॉन t। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर। F इज इक्वल टू 1000 kg इंटू 0 माइनस 30 अपॉन 4 सेकेंड, तो ये आया -7500 kg मीटर पर सेकेंड, -7500 न्यूटन। और नेगेटिव साइन हमें बताती है कि फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रहा है ब्रेक के थ्रू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार। एग्जाम्पल 9.4 में एक फोर्स है 5 न्यूटन का जिसका मास m1 हम कह सकते हैं, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एक्सेलरेशन वुड गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर। हमने दोनों मासेस को अगर एक साथ मिला दिया, टाइट कर दिया, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पर सेपरेट मासेस का एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन के थ्रू हमें m इज इक्वल टू एफ एम, f इज इक्वल टू m में था तो m इज इक्वल टू f अपॉन a हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे हम, m1 5 न्यूटन अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज 0.50 kg, वाइल m2 इज इक्वल टू 0.25 kg। दोनों मास को अगर हम टाइट कर दें तो ये होगा 0.50 प्लस 0.25 दैट इज 0.75 kg। और उसके बाद एक्सेलरेशन a जो है वो प्रोड्यूस जो होगा इन अ कंबाइंड मास ऑफ 5 न्यूटन, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में डालेंगे a इज इक्वल टू f अपॉन m, वाइल f हमारा 5 न्यूटन है और m हमने निकाला है 0.75 दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आएगा। एग्जाम्पल 9.5 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एक बॉल का जिसका मास 20 ग्राम है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल, और ये फिगर में हमें इसका डायग्राम दिया गया है। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, वाइल टाइम हमारा सेकंड्स में है। कितना फोर्स जो है टेबल को एक्सर्ट करना पड़ेगा बॉल के ऊपर ताकि उसे रेस्ट पोजीशन में ला सके। तो सॉल्यूशन में इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है टेबल के थ्रू, तो वेलोसिटी बॉल की डिक्रीज होते जा रही है, 0 तक आएगी इन 10 सेकेंड। दस u हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा, और t इज इक्वल टू हमारा 10 सेकेंड होगा। सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्लियर है कि बॉल मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और ये एक्सेलरेशन a को हम डिनोट करेंगे a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। जहां पर हमें सारी वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स जो एक्सर्ट किया गया बॉल ऑन द बॉल f इज इक्वल टू ma, वाइल हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 20 अपॉन 1000 kg इनटू -0.02 मीटर पर सेकंड जो हमारा एक्सेलरेशन आया था। इसके कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा हमें -0.004 न्यूटन। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इम्प्लाई कर रही है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो टेबल के थ्रू, वो अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन ऑफ द बॉल के। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम देखेंगे। हमने 2 लॉ ऑफ मोशन देख लिए हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पहली 2 लॉज जो है मोशन के, वो हमें बताता है कि कैसे एक अप्लाइड फोर्स चेंज करता है मोशन को और प्रोवाइड करता है हमें एक मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जब ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट करता है फोर्स को बैक ऑन द फर्स्ट, और ये 2 फोर्सेस जो है इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में पर अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ये फोर्सेस एक्ट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और सेम ऑब्जेक्ट्स पे चीज नहीं काम करती है, नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अगर गेम देखें हम फुटबॉल का, तो कभी कभी हम देखते हैं व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल और ट्राई टू किक इट ग्रेटर फोर्स के साथ अगर देखेंगे तो कोलाइड होता है विद प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम। आप बहुत बार कोलाइड हो जाते हैं अपोजिट टीम के प्लेयर के साथ में, और दोनों को हर्ट हो सकता है इस चीज से, बिकॉज दोनों के दोनों अप्लाई कर रहे हैं फोर्स एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में।
और अगर बात करें तो पेयर ऑफ फोर्सेस जो है वो अप्लाई होते हैं वहां पर, नॉट जस्ट वन फोर्स, मतलब एक तरह से फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए ये चीज होती है। और दो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं इन्हीं को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस भी कहते हैं। अब कंसिडर करते हैं दो स्प्रिंग बैलेंसेस को जो कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से, हमें शो किया गया फिगर में, हम अभी देखेंगे। फिक्स एंड जो है बैलेंस बी का वो अटैच किया गया एक रिजिड सपोर्ट से, कह सकते हैं वॉल से, और जब फोर्स अप्लाई किया जाता है फ्री एंड से या हमारा बैलेंस ए जो है वहां से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग, दोनों सेम रीडिंग शो कर रहे हैं स्केल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है स्प्रिंग ए से ऑन बैलेंस बी वो इक्वल है बट अपोजिट है डायरेक्शन में टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स जो बैलेंस ए एक्सर्ट कर रहा है बी के ऊपर उसे एक्शन कहेंगे, पर वो फोर्स जो बैलेंस बी अप्लाई कर रहा है बैलेंस ए के ऊपर उसे रिएक्शन कहेंगे। और ये हमें देता है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, दैट इज एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. However, it must be remembered that action और reaction always act होती है दो different objects के ऊपर। यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का ये दिया हुआ है, एक्शन और रिएक्शन जो हो रही है फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। देखिए बी को हमने टाई किया है वॉल के साथ में रिजिड सपोर्ट के साथ, और ए को हम खींच रहे हैं। जैसे हम खींच रहे हैं तो दोनों जो है अपनी स्केल पे सेम मेजरमेंट हमें दिखा रहे हैं। सपोज आप स्टैंड किए गए हैं एक रेस्ट या इंटेंड, आप एक तो स्टैंडिंग है एट रेस्ट या इंटेंड कर रहे हैं स्टार्ट वॉकिंग करना ऑन अ रोड, तो आप एक्सेलरेट करते हैं और इसके लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज दिस फोर्स। व्हाट इज दिस फोर्स? तो क्या मस्कुलर एफर्ट जो है आप एक्सर्ट करते हैं रोड के ऊपर, क्या वो डायरेक्शन में होता है जो इंटेंड करने के लिए मूव करने के लिए आपको हेल्प करता है? नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड। आप क्या करते हैं रोड को पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं। रोड एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपके फीट के ऊपर, ताकि आप उसके कारण इजीली मूव कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इवन दो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, उनके फोर्सेस जो है प्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेशन को इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। और ये बिकॉज ईच ऑफ द फोर्स जो एक्ट हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये डिफरेंट मास का होता है। जब एक गन को फायर किया जाता है तो ये एक्सर्ट करती है फॉरवर्ड फोर्स को बुलेट के ऊपर, बुलेट एक्सर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन, और ये रिजल्ट करता है रिकॉइल ऑफ द गन के लिए। सिंस गन हैज मच ग्रेटर मास देन बुलेट, गन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बुलेट, तो एक्सेलरेशन ऑफ द गन जो है वो बहुत लेस होता है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन इलस्ट्रेट करता है यहाँ पे कि सेलर जब जंप आउट करेगा, सेलर की बात यहाँ की है, जंप आउट करता है रोइंग बोर्ड से, तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शो करता है। सेलर जैसे ही जंप करता है फॉरवर्ड तो फोर्स जो है बोर्ड का वो मूव करता है बैकवर्ड की तरफ, और ये इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस हैं इसी के कारण वो मूव कर पाता है। यहाँ पर हमें ये जो गन का एग्जांपल दिया है, फॉरवर्ड फोर्स जो है बुलेट के थ्रू लगला है, वही रिकॉइल ऑफ गन हो रहा है, इसके कारण रिकॉइल फोर्स गन लगा रही है, वाला एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स हो रहा है बुलेट के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ सेलर दिखाया गया है, सेलर जंप कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोट मूव हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्टिविटी दी है जिसमें हमें रिक्वेस्ट किया है दो चिल्ड्रंस को स्टैंड करना है, आपको खड़े रखना है एक सेपरेट कार्ड्स के ऊपर, दो सेपरेट कार्ड्स के ऊपर, उन्हें बैग फुल ऑफ सैंड एक दे देना है, हैवी ऑब्जेक्ट या तो कोई दे दीजिए, और उन्हें कहिए कि आप उसके साथ में कैच जो हम कहते हैं बॉल का कैचिंग कहते हैं वैसे हमें उस सैक से खेलना है, उस बैग से खेलना है। क्या उन दोनों के पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो है वो रिसीव करेंगे दोनों, और इसका रिजल्ट जो है थ्रोइंग ऑफ सैंड बैग जो है उसके कारण कुछ रिएक्शन उन पे होगा। आप पेंट कर सकते हैं व्हाइट लाइन को कार्ड व्हील्स के ऊपर, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके मोशन को दो कार्ड्स के जब चिल्ड्रन थ्रो कर रहे हैं बैक टुवर्ड्स ईच अदर। आप देख सकते हैं जैसे ही वो डालेंगे तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो सामने वाले को दे रहे हैं, तो उससे जो आपका कार्ड है वो बैकवर्ड मूव होने लगेगा। अब आप दोनों चिल्ड्रन को प्लेस कीजिए वन कार्ड के ऊपर एंड वन अनदर कार्ड के ऊपर, दूसरे अलग अलग कार्ड के ऊपर जैसे हमने बताया। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपको देखने को मिलेगा, ये अरेंजमेंट जो है वो शो करती है डिफरेंट एक्सेलरेशन को फॉर सेम फोर्स। कार्ड जो है वो शो कर रहा है, इस एक्टिविटी में दिखा गया है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय यूजिंग 12 mm और 18 mm थिक प्लाईवुड बोर्ड ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर विद 2 पेयर्स ऑफ हार्ड बॉल बेयरिंग व्हील्स। ठीक है, स्केट व्हील्स जो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसमें। स्केट बोर्ड जो है वो यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसे मेंटेन करना स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल ए और बी, मास जिनका है एम ए और एम बी, वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में एट डिफरेंट वेलोसिटी यू ए और यू बी रिस्पेक्टिवली, एंड उनके अंदर कोई अदर एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स नहीं कर रहा है एक्ट उनके ऊपर। तो लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी एंड टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एज शोन इन फिगर। फिगर में हमें शो किया गया है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज अलग है, दोनों बॉल क्या हो गई, कोलाइड हुई है एक दूसरे से। ड्यूरिंग कोलिजन कौन सी लास्ट होगी फॉर टाइम t? the ball A exert force Fa on ball B and ball B exert force Fba on बॉल ए। सपोज VA एंड VB जो है वो वेलोसिटीज होंगी दो बॉल की A एंड B कोलिजन के बाद रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिया है डायग्राम में, पहले कोलिजन के बिफोर दिया है, पहले दिया है जिसमें MA और MB दोनों थे, दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटीज थी, वो उसे मूव कर रहे थे। B में वो दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद में उनकी वेलोसिटी या फोर्स एक्सर्ट हुआ एक दूसरे के ऊपर, और C में कोलिजन के बाद में VA और VB उनकी फाइनल वेलोसिटी से वो मूव करने लगे। इक्वेशन 9.1 से मोमेंटा मतलब प्लूरल ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटा उसे प्लूरल फॉर्म कहते हैं। बॉल ए का बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन MA UA एंड MA VA रिस्पेक्टिवली। ये चेंज हो गया, पहले क्या था MA मास इंटू U हमारा इनिशियल, वेल MV मतलब फाइनल हमारा इस तरह से हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर FAB एक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन वो हमारा MA VA माइनस UA अपॉन T। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी की बात करें तो होगा MB VB माइनस UB अपॉन T। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स FAB जो है वो एक्सर्ट होगा बॉल A से बॉल B के ऊपर, जिसे हम एक्शन कहेंगे, और फोर्स FBA एक्सर्ट होगा बॉल B से बॉल A के ऊपर, जिसे हम रिएक्शन कहेंगे, और ये इक्वल एंड अपोजिट होती है एक दूसरे से, और इसीलिए FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। इसका मतलब हमने जो ऊपर फॉर्मूले लिखे थे ये आएगा, MA in bracket VA minus UA upon T is equal to minus MB VB minus UB upon T, और ये हमको देगा इक्वेशन MA UA plus MB UB is equal to MA VA plus MB VB। सिंस MA UA और MB UB जो है ये टोटल मोमेंटम है दो बॉल्स का A और B का कोलिजन के पहले, और MA VA plus MB VB जो है ये अदर टोटल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन का। इक्वेशन 9.7 में हम ऑब्जर्व करेंगे, 9.7 में हमने ऑब्जर्व किया था द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा और कंजर्व्ड होगा प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, और इसी के रिजल्ट से आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट होता है। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंटा जो है दो ऑब्जेक्ट्स का बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। जो प्रोवाइड करता है उनके, अगर हमने प्रोवाइडेड किया कोई भी अदर एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये स्टेटमेंट अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज एंड कंजर्व बाय द कोलिजन। कोलिजन के कारण वो कैसा हो गया है, अनचेंज या कंजर्व्ड हो चुका है। एक और एग्जांपल एक्टिविटी दी है जिसमें हमें एक बिग रबर बलून लेना है, इन्फ्लेट करना है, उससे फुल्ली टाई करना है उसके नेक को एक थ्रेड के थ्रू। ऑल्सो यूज करना है आपको एडहेसिव टेप, फिक्स करना है एक स्ट्रॉप ऑन द सर्फेस ऑफ द बलून। हमें नीचे दिया गया है किस तरह से हमें करना है अरेंजमेंट। पास करना है एक थ्रेड को थ्रू द स्ट्रॉ एंड होल्ड one of the thread in your hand and fix it on the wall। आप देखिए दोनों तरफ से उसको फिक्स किया गया है। अब अपने फ्रेंड से कहिए कि वो होल्ड करके रखे अदर एंड जो है थ्रेड का उसे, या फिर वॉल से फिक्स कर दीजिए उसे सेम डिस्टेंस पे। और ये अरेंजमेंट जो है आपको शो की गई है यहाँ पे। अब आप रिमूव कीजिए उस थ्रेड को जो आपने बलून पे टाई अप की थी। बलून के मुंह से उस थ्रेड को आप धीरे धीरे हटाएंगे तो बलून में से क्या होगी, एयर जो है बाहर आएगी माउथ ऑफ द बलून से। ऑब्जर्व कीजिए उसके कारण स्ट्रॉ की मूवमेंट में क्या चेंज आएगा। जैसे ही वो वॉल से एयर टकराएगी वहां से पास होकर वो स्ट्रॉ के अंदर घुसेगी और स्ट्रॉ जो है वो मूव करना शुरू होगी अपोजिट डायरेक्शन में।
एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें टेस्ट ट्यूब लेना है गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल का एंड पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, छोटे अमाउंट का वाटर, कम अमाउंट का वाटर लेना है और स्टॉप कॉक के ऊपर आपको उसके माउथ को रखना है। देख सकते हैं आप ऐसे स्टॉप कॉक के ऊपर स्टॉप कॉक लगाना है आपको उसके माउथ पे। नाउ सस्पेंड करना है टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली दो स्ट्रिंग्स के थ्रू या वायर्स के थ्रू जैसे शो किया गया है। अब आपको हीट करना है टेस्ट ट्यूब को बर्नर के साथ जब तक वाटर वेपराइज ना हो जाए या कॉक जो है वो ब्लो आउट ना हो जाए। ऑब्जर्व करना है टेस्ट ट्यूब को रिकॉइल करने के लिए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉक। अब आपको देखना है कि अपोजिट में किस तरह से मूव हो रही है डायरेक्शन जो है वो। अब आपको ऑब्जर्व करना है डिफरेंस क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ द कॉक का जो अपीयर हुआ और रिकॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का क्या आपको डिफरेंस उसमें पता चल रहा है, आपको ये देखना है इस एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 9.6 जिसमें हमें बुलेट दी है मास 20 ग्राम के और हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। अगर आपने वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम पिस्टल ऑफ मास 2 kg तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी पिस्टल की। तो हमें पता है मास ऑफ बुलेट क्या है, m1 इज इक्वल टू 20 ग्राम दैट इज 0.02 kg और मास ऑफ पिस्टल है m2 दैट इज 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की हमारी u1 थी, पिस्टल की u2 थी इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। फाइनल वेलोसिटी हमारी v1 इज इक्वल टू प्लस 150 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन ऑफ बुलेट जो है वो हम लेफ्ट टू राइट कंसिडर करेंगे पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। अब v जो है हमारी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल हम कंसिडर करेंगे। टोटल मोमेंटा जो है पिस्टल का और बुलेट का बिफोर फायर जब गन जो है रेस्ट पोजीशन में थी तो क्या होगा 2 plus 0.02 kg into 0 मीटर पर सेकेंड दैट इज 0 kg मीटर पर सेकेंड होगा। टोटल मोमेंटा पिस्टल का और बुलेट का आफ्टर फायर वो देखेंगे 0.02 kg into प्लस 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg into v मीटर पर सेकेंड। तो हमारा इसमें आएगा 3 plus 2v kg मीटर per second. According to the law of conservation of momentum, total momenta after the fire and total momenta before the fire is equal to 3 plus 2v is equal to 0. तो v क्या आएगा हमारा 3/2 minus 3/2 that is minus 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन यहाँ भी इंडिकेट करती है कि डायरेक्शन जो है जिसमें पिस्टल है वो रिकॉइल के अपोजिट है, मतलब रिकॉइल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट दैट इज राइट टू लेफ्ट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे रिकॉइल ऑफ अ पिस्टल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें गर्ल है जिसका मास 40 kg है जो जंप कर रही है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट विद अ फ्रिक्शनलेस व्हील। ऐसे कार्ट है जिसका जो व्हील्स है वो फ्रिक्शनलेस है और स्टेशनरी है, वो एक जगह पे रुका हुआ है। मास जो है कार्ट का वो 3 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, उसकी वेलोसिटी क्या होगी लड़की की जब कार्ट स्टार्ट करेगा मूव करना। अज्यूम करना है कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Solution में v is equal to v the velocity of the girl on the cart as the cart start moving. Total momenta girl का और cart का before interaction 40 kg into 5 meter per second plus 3 kg into 0 meter per second that is 200 kg meter per second आएगा। Total momenta after the interaction है 40 plus 3 kg into v meter per second that is 43 v kg meter per second। और according to the law of conservation of momentum total momentum जो है वो conserve किया जाता है during the interaction। तो 43v is equal to 200 that is v is equal to 200 upon 43 that is 4.65 meter per second। तो girl on the cart would move with a velocity of 4.65 meter per second in the direction which is the girl jump। उस डायरेक्शन में जहां पर गर्ल ने जंप किया है उसका कितना होगा वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड होगा। 9.8 एक और एग्जांपल है, इसमें दो हॉकी प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम के जो ट्राई कर रहे हैं हॉकी बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड कोलाइड हो रहा है एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड, वो एक दूसरे से टकरा गए, एंटेंगल हो गए। एक उसमें से 60 kg मास वाला है और मूव कर रहा है 5.0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, वाइल अदर जो है उसका मास 55 kg है और वो मूव कर रहा है उससे फास्टर वेलोसिटी मतलब 6.0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? एंटेंगल जब वो एक दूसरे से टकराए जब है तो किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी में वो मूव करेंगे। अज्यूम कीजिए फ्रिक्शनलेस फोर्स जो है एक्ट कर रहा है बिटवीन फीट ऑफ द टू प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है, दोनों वेट इनके बताए गए हैं और उनका
वेलोसिटी दिखाया गया और इस तरह से एंटेंगल हुए हैं। तो वेलोसिटी हमें दी है टू एंटेंगल प्लेयर्स की आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम उसका क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू v, 60 प्लस 55 इंटू v मीटर पर सेकेंड, दैट इज 115 v kg मीटर पर सेकेंड। इक्वेट करना है मोमेंटा को सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू -30/115, दैट इज -0.26 मीटर पर सेकेंड। Thus, दोनों जो प्लेयर इंटेंगल होंगे would move with a velocity of 0.26 meter per second from right to left. That is in the direction that second player was moving before the collision. उस डायरेक्शन में जहां पर सेकंड प्लेयर जो है वो मूव करेगा कोलिजन के पहले। जो फर्स्ट प्लेयर है वो मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इसीलिए राइट टू लेफ्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। अगर सिंबल्स m और u रिप्रेजेंट करता है मास और इनिशियल वेलोसिटी को दो प्लेयर्स के रिस्पेक्टिवली, सबस्क्रिप्ट 1 और 2 जो है इसके फिजिकल क्वांटिटीज में वो रेफर करेगा दो हॉकी प्लेयर्स को। दस m1 इज इक्वल टू 60 kg, u1 इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड, while m2 इज इक्वल टू 55 kg एंड u2 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम जो है दो प्लेयर्स का बिफोर कोलिजन वो है 60 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड plus 55 kg into -6 meter per second, that is -30 kg meter per second। तो इस तरह से हमें ये वाला एग्जाम्पल का सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है जिसमें कोलिजन दिया है दो हॉकी प्लेयर्स का, बिफोर और आफ्टर कोलिजन की सिचुएशंस दी गई हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हैं फ्रेंड्स। कंजर्वेशन लॉ हमें यहाँ पे दिया है और उन्होंने कहा है कि ऑल कंजर्वेशन लॉज जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा ये कंसिडर किए जाते हैं फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स और ये बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना कि कंजर्वेशन लॉ जो है वो प्रूव नहीं किए जाते, ये वेरीफाई किए जाते हैं, डिसप्रूव भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट जो है कंफर्मिटी होता है विद लॉ वेरीफाइज और सब्सटेंशिएट्स द लॉ, ये प्रूव नहीं किए जाते लॉ के थ्रू। ऑन द अदर हैंड सिंगल एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अगेंस्ट द लॉ होता है इज इनफ टू डिसप्रूव इट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो डिड्यूस किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये लॉज जो हैं फॉर्मुलेट किए जाते हैं नियरली 3 सेंचुरीज एगो से, हम देख रहे हैं तब से ये चीज चल रही है, ये लॉज को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नोट डाउन करना कि नॉट अ सिंगल सिचुएशन हैज बीन रियलाइज्ड सो फार which contradict this law. Several experiences जो हैं हमारे everyday life के वो explain करते हैं on the basis of law of conservation of momentum. तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ फ्रेंड्स कवर किया है और ये सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया है।